मेरी इंजरीज को हील करने के बाद तुम हमेशा इस तरीके से मुझे मेडिसिन पकड़ाकर चली जाती हो। मुझे ये और भी ज्यादा बुरा लगता है कि तुम मुझे देख रही होती हो और मैं हर बार हार जाता हूँ। मैं एक बार फाइट को जीतना चाहता हूँ ताकि तुम्हें दिखा सकूं। मैं जानता हूँ कि तुम जरूर खुश होगी। वापस जाते हुए वो लकड़ियों की पोटली उठा लेता है, लेकिन उसे डर था कि 3 साल खत्म होने वाले हैं और उसने अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं किया। ऐसा ना हो कि उसे सेक्ट से निकाल दिया जाए और वो उस पर्सन को दोबारा कभी ना देख पाए। ये सोचते हुए वो सीधा अपने घर के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ उसे सेक्ट से बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी दी हुई थी रहने के लिए। वहाँ वो उस मेडिसिन को बोतल में मिलाता है, जिससे वो अपने घाव साफ करने लगा था। घाव ज्यादा होने की वजह से उसे छूते ही उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है। हद से ज्यादा इंजर्ड और थके होने की वजह से वो आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गया था कि तभी उसके घाव से निकल रहे खून को उसके सर के नीचे मौजूद पत्थर ने अब्जॉर्व कर लिया था। यान काय को पता भी नहीं चलता कि उसके ब्लड ड्रॉप की वजह से वो पत्थर अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर चुका है, जो एक्टिवेट होने की वजह से काफी तेज ग्लो कर रहा था। अपने सर के पीछे स्पिरिचुअल पावर को महसूस करने के बाद यान काय को बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। झटके से उठने की वजह से वो तो किसी और ही जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था। अपने आसपास की जगह उसे बहुत ज्यादा अजीब लगती है। वहाँ पर मौजूद था तो सिर्फ वही स्पिरिचुअल पत्थर, जिसे देखने के बाद यान काई उसे पहचान जाता है। उस पत्थर को वहाँ देखने के बाद उसे समझ नहीं आता कि पिलो की तरह यूज होने वाला ये पत्थर आखिर इतना ग्लो क्यों कर रहा है। अपनी क्यूरियोसिटी जैसे ही वो उस पत्थर को टच करने वाला था, वो स्टोन फिर से उसके हाथ पर मौजूद ब्लड को एब्जॉर्व करते हुए उसे कुछ गोल्डन वर्ड्स दिखाता है, जिसे पढ़ने के बाद यान काय को पता लग गया था कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि एक सीक्रेट बुक है, वो भी एंशिएंट टाइम की, जिसमें मार्शल आर्ट से जुड़े हुए काफी सारे हिडन टेक्निक्स मौजूद हैं। वो उस बुक को हासिल करने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। हमें दिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी लेटी हुई थी और वो तो बस सपने में था। उस बुक का पीछा करते हुए यान काय एक क्लिफ के किनारे पहुंच जाता है, जहाँ से वो बस गिरने ही वाला था। पर तभी अचानक से उसके पीछे दिनजुंग अपीयर हो गया था, जो उसे पंच मारते हुए क्लिफ से नीचे लटका देता है। वो तो यांकाई से कह रहा था कि अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी हार माननी होगी, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। पर यांकाई साफ साफ मना कर देता है कि वो खुद ऊपर आ जाएगा, उसे उसकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। दिंगजुन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसके हाथ पर अपना पाँव रखते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हें ऊपर आने दूंगा तब ना, जब तक तुम हार नहीं मान लेते मैं तुम्हें ऊपर नहीं आने दूंगा। यांग काई समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर ये जोदिंग की बात यहाँ से चुपचाप निकल जाता। वो कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुम कौन हो। ये सुनकर वो इल्यूजन कहती है कि मैं चाहे जो भी हूँ, अगर तुमने अपनी हार नहीं मानी तो फिर मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। ये बोलकर वो तो लात मार के यांग काई को नीचे फेंक देता है। क्लिफ से नीचे गिरने के बाद वो सीधा पानी में गिर गया था। पानी के अंदर जाते ही यांग काई को एक स्पिरिचुअल चेन ट्रैप कर लेता है, जिससे वो बचने की बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने लगा था। वो स्पिरिचुअल चेन तेजी से उसके गले को दबाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे उसकी ब्लड को एब्जॉर्व करने लगती है। यांग काई के ब्लड को एब्जॉर्व करने के बाद वो स्पिरिचुअल चेन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और यांग काई उसे तोड़ते हुए ऊपर आ गया था। वहीं पानी के अंदर हम एक और कंकाल को दिखाते हैं, जो उसी स्पिरिचुअल चेन से ट्रैप था, लेकिन यांग काई के ब्लड की वजह से वो चेन वीक पड़ जाती है और वो बाहर आने के बाद वो स्कल बॉडी यांग काई से कह रही थी कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आजाद हो चुका हूँ। यांग काई के पूछने पर कि तुम कौन हो, वो बताता है कि मैं एक स्कल मॉन्स्टर हूँ। इतने सालों से मैं इस पत्थर में ट्रैप था, लेकिन तुम्हारी ब्लड की वजह से अब मैं फाइनली आजाद हो गया हूँ और अब मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करूंगा। ये बोलने के बाद वो तो उसे पकड़कर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्व करने लगा था, ताकि वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर पाए। वो यांग काई से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गिव अप कर दो, तुम्हारे लिए मौत आसान हो जाएगी। पर यांग काई गिव अप करने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। तभी वहाँ पर एक और स्पिरिचुअल एनर्जी अपीयर होती है, जो यांग काई को समझाती है कि तुम जब तक गिव अप नहीं करोगे तब तक इस दुनिया में कोई भी चीज तुम्हें हरा नहीं सकती। वो अपनी बातों से यांग काई को उसके पुराने दिन वापस याद दिलाती है, जिससे उसे पता लग जाता है कि उसने यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत तरीके से हार बिल्कुल नहीं मान सकता। ये हड्डियों का ढांचा उसे एब्जॉर्ब करने से पहले ही हमारा यांग काई अपनी विल पावर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि धीरे धीरे उसकी बॉडी से स्कल को एब्जॉर्ब करने लगती है। यांग काई की बॉडी धीरे धीरे पूरी तरह से इस बोन बॉडी को एब्जॉर्ब कर चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से एक्सट्रीम अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। वो काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आपको सीरीज की एक्सप्लेनेशन और कहानी अच्छी लगी है और आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो प्लीज 500 कमेंट्स कंप्लीट कर दीजिए, तो शाम तक इसका नेक्स्ट पार्ट आपको याद से मिल जाएगा।